जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी जी का रिश्ता हुआ खत्म। अमेरिकी पूर्व एनएसए ने सबसे बड़ा दावा किया, कहा कोई नहीं बचेगा। दोस्तों बताएंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने फेवर में, अपने पक्ष में लेने के लिए ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमका रहे हैं। अमेरिका में तबाही आ जाएगी जैसा चेतावनी दे रहे हैं ट्रंप। दोस्तों वहीं आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने टैरिफ का होने वाला है गेम ओवर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिमाग से लेगी इस मुद्दे पर फैसला। बताएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ को एक बार अवैध घोषित किया तो अमेरिका के कई देशों के साथ कैसे व्यापारिक समझौते हो जाएंगे खत्म। वहीं जहां पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट करता है ट्रंप की मेरे को शांति नोबेल पुरस्कार चाहिए, लेकिन आज भी दोस्तों दुनिया में इंसानियत बची हुई है। अभी हाल ही में जेलेंस्की के लिए अमेरिका गई ईयू की चीफ उर्सुला लेयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पर रात बात होते ही प्रधानमंत्री मोदी जी को कह दिया कि यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने में आपका, भारत का सबसे अहम रोल। जी हाँ, जिसने डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब कर दी इस बयान ने। दोस्तों उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया फोन और फोन करते ही कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने में भारत की बड़ी अहम भूमिका है। वहीं आपको बताएंगे पाकिस्तान का नापाक चेहरा हुआ उजागर, बाढ़ ग्रस्त पंजाब में सरकार की मदद कर रहा हाफिज सईद का संगठन। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे चीन पर मेहरबान हुआ नेपाल, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब को कर दिया बैन, टिकटॉक रहेगा जारी। बताएंगे आखिर क्यों ये फैसला उठाया नेपाल ने। तो वहीं क्या सोनिया गांधी पर होगा एफआईआर, किस मामले में, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, भारत के आज के समय में बढ़ती साख बढ़ती ताकत का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे, लेकिन अब वो खत्म हो चुके हैं। उन्होंने आगाह कर दिया है कि अमेरिकी नेता के साथ घनिष्ठ संबंध विश्व नेताओं को सबसे बुरे दौर से नहीं बचा पाएंगे। बोल्टन की यह टिप्पणी भारत अमेरिका संबंधों में पिछले 2 दशकों के संभवतः सबसे खराब दौर की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें ट्रंप की टैरिफ शुल्क नीति और उनके प्रशासन द्वारा भारत की लगातार आलोचना के कारण तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ट्रंप अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नेताओं के साथ अपने निजी संबंधों के चश्मे से देखते हैं। इसीलिए अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छे संबंध है तो अमेरिका का रशिया के साथ भी अच्छा संबंध होता। जाहिर है ऐसा नहीं है। बोल्टन ट्रंप के पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, लेकिन अब वो ट्रंप के मुखर आलोचक हैं। दोस्तों उन्होंने मोदी ट्रंप संबंधों पर कहा कि ट्रंप के मोदी के साथ व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे संबंध थे। मुझे लगता है कि अब वो रिश्ता खत्म हो चुका है और ये भी सभी के लिए एक सबक है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर के लिए कि एक अच्छा व्यक्तिगत संबंध कभी कभी मददगार हो सकता है, लेकिन ये आपको सबसे बुरे हालात से नहीं बचा पाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत संबंधों को दशकों पीछे धकेल चुका है, जिससे पीएम मोदी रूस और चीन के करीब आ चुके हैं। चीन ने खुद को अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के विकल्प के रूप में पेश किया है। दोस्तों ये बहुत बड़ा बयान दिया इन्होंने। अमेरिका के पूर्व एनएसए ने कि मोदी के साथ ट्रंप के रिश्ते खत्म हो चुके हैं और उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में जमीन आसमान का अंतर है। उनके इन बयान से यही मतलब निकलकर सामने आ रहा है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत से बेहतरीन दोस्त ट्रंप के लिए कोई दूसरा नहीं था और दूसरे कार्यकाल में भारत से बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं। यानी कि दोस्तों इसे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ट्रंप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, वो भी पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से दोस्त और उसी के हिसाब से दुश्मन भी बनाते हैं, जो कि आज के समय में वो भारत के साथ बुरा बर्ताव करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है, लेकिन अगर आप भी क्लियरली मानते हैं कि ट्रंप कितना भी दबाव बना ले भारत उसकी काट निकाल ही लेगा, तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, बटन जरूर दबा दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने अवैध टैरिफ को वैध ठहराने के लिए, इलीगल को लीगल बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भारी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको डरा, उनको धमका रहे हैं दोस्तों कि अगर उनके टैरिफ को अवैध घोषित किया जाता है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर हो जाएगी, अमेरिका में भूचाल आ जाएगा। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उच्चतम न्यायालय से शुल्क पर त्वरित और निर्णायक निर्णय का अनुरोध किया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के प्रतिद्वंदियों और सहयोगियों पर उनके द्वारा
लगाए गए आयात शुल्क के बिना देश आर्थिक तबाही के कगार पर होगा। ट्रंप प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल दस्तावेजों में जिस तरह आर्थिक तबाही जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है वे बहुत ही असामान्य हैं। बुधवार देर रात उसने न्यायाधीशों से अपील अदालत के उस फैसले में हस्तक्षेप करने और उसे पलटने का अनुरोध कर दिया जिसमें कहा गया था कि ट्रंप के ज्यादातर शुल्क आपातकालीन शक्तियों वाले कानून का अवैध इस्तेमाल है। फिलहाल ये शुल्क लागू रहेंगे। शुल्क और उनके अनियमित क्रियान्वयन में वैश्विक बाजारों को हिलाकर रख दिया है, अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों और सहयोगियों को अलग थलग कर दिया है तथा ऊंची कीमतों और धीमी आर्थिक वृद्धि की आशंकाएं बढ़ा दी है। दोस्तों, ऐसे में माना यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस मनमाने टैरिफ का वाकई में गेम ओवर होगा और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के अगेंस्ट में ही फैसला सुनाएगी, क्योंकि ट्रंप के ये सारे फैसले अनाधिकृत और इलीगल हैं। अमेरिका के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी देश पर टैरिफ लगा सके। लेकिन दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट इन टैरिफ को अवैध घोषित करता है तो अमेरिका के कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते खत्म हो सकते हैं। इस फैसले का अमेरिका के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में ये फैसला सुनाएगी? देखते हैं भारत के लोगों की क्या राय है। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां दोस्तों ईयू के चीफ ने मोदी जी को घुमाया फोन, कहा यूक्रेन युद्ध खत्म करने में भारत की है बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका। बता दें जिसने ट्रंप को दे दिया तगड़ा झटका, जो कि नोबेल पुरस्कार पाने के लिए चाहे झूठ मूठ का ही सही लेकिन शांति तो करवा रहे हैं। अब इस झूठ के पुलंदे बांधने वाले मिस्टर ट्रंप को तगड़ा झटका दिया है दोस्तों ईयू के चीफ ने सच्चाई बताकर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ करते हुए कह दिया कि यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने में आपका और भारत का बड़ा अहम रोल है। बता दें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने बातचीत के बाद कहा कि यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में भारत की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वॉन डेर लेयन ने वैश्विक मुद्दों के संयुक्त समाधान में भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बातचीत के दौरान यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। भारत लंबे समय से रशिया यूक्रेन में शांति की वकालत करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपनी हर मुलाकात में यूक्रेन में शांति की संभावना पर चर्चा की है। ऐसे में वॉन डेर लेयन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके बहुत खुशी हुई। हम राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भारत के निरंतर सहयोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। टेलीफोन पर हुई बातचीत की जानकारी देते हुए उर्सुला वॉन डेर लेयन ने जोर देकर कहा कि रशिया को उसके आक्रामक युद्ध को समाप्त करने और शांति की दिशा में एक रास्ता बनाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने इस संघर्ष को एक वैश्विक चिंता बताया और पोस्ट में आगे कहा कि इस युद्ध के वैश्विक सुरक्षा पर परिणाम होंगे और ये आर्थिक स्थिरता को कमजोर करेगा, इसीलिए ये पूरी दुनिया के लिए एक जोखिम है। यूरोपीय संघ भारत संबंधों के भविष्य पर विचार करते हुए यूरोपीय संघ प्रमुख ने कहा कि दोनों पक्ष 2026 में यथाशीघ्र अगले यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन में एक संयुक्त रणनीतिक एजेंडे पर सहमत होने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि अभी प्रगति की आवश्यकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि उन्होंने व्यापार, टेक्नोलॉजी, निवेश, इनोवेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी और सप्लाई चेन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते के लिए वार्ता को जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता भी जताई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईयू के शीर्ष नेता एंटोनियो कोस्टा से भी बात की और अगले भारत यूरोपीय यूनियन शिखर सम्मेलन के जल्द से जल्द भारत में आयोजन पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने दोनों नेताओं को इसके लिए भारत भी आमंत्रित किया। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत 8 सितंबर को नई दिल्ली में यूरोपीय यूनियन के साथ एफटीए वार्ता का 13वां दौर भी शुरू करेगा। इससे पहले इस साल के शुरू में ब्रुसेल्स में ये वार्ता हुई थी। दोनों पक्षों ने 8 साल के अंतराल के बाद जून 2022 में फिर से बातचीत शुरू की थी। हालांकि बाजार में पहुंच को लेकर मतभेदों के कारण 2013 में ये प्रक्रिया रुक गई थी दोस्तों। यानी कि तीनों नेताओं ने प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार यानी एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से ट्रंप अपना नोबेल पुरस्कार पाने के लिए किसी भी कीमत पर किसी भी हद तक जाने को तैयार है, उस ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ईयू की चीफ के द्वारा तारीफ करना, वो भी उस मुद्दे पर जिस मुद्दे पर लगातार ट्रंप जबरदस्ती का जोर देने में लगे हुए हैं, शांति करवाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में शांति समझौता करवाने में लगे हुए हैं। ऐसे में ईयू चीफ की ये तारीफ डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका देने वाला है। आपकी इस पर जो भी राय हो, लेकिन ईयू की चीफ को भारत की तारीफ के लिए थैंक यू उर्सुला लिखना मत भूलिएगा दोस्तों कमेंट में। अगली खबर की बात करते हैं, जहां
पाकिस्तान का बड़ा ही नापाक चेहरा उजागर हुआ है दोस्तों। बाढ़ ग्रस्त पंजाब में सरकार की मदद कर रहा है हाफिज सईद का संगठन। बता दें फिर एक बार बेनकाब हुआ है पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आई विनाशकारी बाढ़ ने बीते 2 हफ्तों में 37 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया। ऐसे समय में 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद का संगठन, जिसका नाम है पाकिस्तान मार्कजी मुस्लिम लीग यानी PMML, खुलकर राहत कार्यों में सक्रिय हो गया है और वो सीधे पंजाब प्रांतीय प्रशासन के साथ काम करता दिखाई दे रहा है। गुरुवार को PMML की ओर से एक तस्वीर जारी की गई जिसमें फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन नदीम नासिर, जो रिटायर हैं, उनको बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए दिखाया गया। इस तस्वीर में नासिर PMML के कार्यकर्ताओं के साथ एक नाव पर सवार होकर बाढ़ ग्रस्त गांवों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि पंजाब की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सरकार की ओर से इस दौरे को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। आपको बता दें PMML दरअसल जमात उद दावा JUD का राजनीतिक विंग है। JUD ही कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मोर्चा है, जिसने 2008 के मुंबई हमले समेत भारत में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया। आपको याद होगा 26/11 हमले में 166 लोगों की मौतें हुई थी और इसका मास्टर माइंड हाफिज सईद था, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित वैश्विक आतंकवादी है दोस्तों। वैसे में इसके संगठन पाकिस्तान में कैसे एक्टिव है दोस्तों, क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब आप ही समझिए, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इन लोगों की मदद करके पाकिस्तान की जनता के सामने अपने आप को विक्टिम दिखाकर सहानुभूति लेकर कहीं ना कहीं सरकार से साठगांठ कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि ये फिर एक बार भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस पर आपकी जो भी राय हो बताना मत भूलिएगा। लगे हाथों आपको बता दें, बलूचिस्तान छोड़कर भाग रही पाकिस्तान की फौज, बलूचों ने लहराया आजादी का झंडा। उनके वीडियो में दिखा तगड़ा सबूत। बता दे पाकिस्तान का बलूचिस्तान सूबा स्वयं घोषित फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए सिर दर्द बनता जा रहा है। इस सूबे के हालात इतने खराब है कि पाकिस्तानी सेना को कई इलाकों को छोड़कर पीछे हटना पड़ा है। इन जगहों पर बलूच लिबरेशन आर्मी समेत दूसरे हथियार बंद विद्रोही समूहों ने कब्जा जमा लिया है। उन्होंने कई वीडियोस भी जारी किए हैं जिनमें चहारी कस्बे में पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर बलूचों का झंडा फहराता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, कुछ वीडियोस में पाकिस्तानी सैनिक अपने कैंपों को छोड़कर वापस लौटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बलूचिस्तान के कई इलाकों से पाकिस्तानी सैनिकों की वापसी का यह वीडियो मीर यार बलूच ने एक्स पर शेयर किया। वो खुद को बलूचों का प्रतिनिधि, लेखक, स्वतंत्र पत्रकार, मानवाधिकारों का रक्षक और राजनयिक भी बताते हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर कई वीडियोस पोस्ट किए हैं जिनमें पाकिस्तानी सेना की चौकियां, मोबाइल टावर पर बलूचिस्तान का झंडा फहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हम आपको भी दिखा रहे हैं। और ये वीडियोस शेयर करते हुए मीर यार ने अपने पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान की नंबर 1 फौज अपनी पतलून बलूचिस्तान में छोड़कर भाग रहा है। यह पाकिस्तान के जहारी कस्बे में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण और हार का एक और वीडियो सबूत है। बलूच शांति प्रिय लोग हैं, वे नहीं चाहते कि पड़ोसी देश पाकिस्तान हिंसा के जरिए बलूचिस्तान को अस्थिर करे, लेकिन हमारी मांगे मानी जानी चाहिए। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, चीन ने CPEC पर पाकिस्तान को दिया तगड़ा झटका। लोन के लिए गिड़गिड़ाने को मजबूर हुए शहबाज शरीफ। ड्रैगन की भी खुल गई पोल। बता दें कैसे पाकिस्तान से भर गया चीन का दिल। जिनपिंग ने कर दिया बड़ा खेला, सबसे बड़े प्रोजेक्ट से खींच लिए हाथ पैर। बता दें पाकिस्तान अब अपने मेन लाइन यानी ML1 रेलवे के कराची रोहरी खंड के लिए एशियाई विकास बैंक यानी ADB से $2 अरब लोन की मांग कर रहा है। यह परियोजना कभी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे बोले तो CPEC का मुख्य हिस्सा मानी जाती थी, लेकिन चीन इसके लिए वित्त पोषण करने से पीछे हट गया। इसलिए पाकिस्तान पहली बार किसी मल्टीलैटरल लेंडर्स को इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व करने की इजाजत दे रहा है। कराची से पेशावर तक करीब 1800 किलोमीटर लंबे ML1 रेलवे अपग्रेड को इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी और सबसे परिवर्तनकारी बताया गया था, लेकिन करीब 1 दशक के कूटनीतिक कोशिशों के बाद वित्त पोषण शुरू न हो सका। जबकि CPEC के तहत चीन ने पूरे पाकिस्तान में ऊर्जा और परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए करीब $60 अरब के निवेश का वादा किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि चीन ने अपना कदम पीछे खींचा तो क्यों खींचा। रिपोर्टों के मुताबिक चीन का ML1 प्रोजेक्ट से अलग होने का फैसला अचानक नहीं था। इस प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को लेकर चीन में चिंताएं बढ़ रही थी, खासकर पाकिस्तान की बिगड़ती माली हालात और कर्ज चुकाने में उसकी कठिनाइयों को देखते हुए। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चीनी कंपनियां पहले ही अरबों का निवेश कर चुकी हैं।
दोस्तों चाइना अब उन देशों में बड़े निवेश से बच रहा है जहां आर्थिक हालात कमजोर और परियोजनाओं का जोखिम ज्यादा है। पाकिस्तान अपने बढ़ते लोन और बार बार IMF बेलआउट के कारण इसमें फिट बैठता है। वहीं चीन का ML1 परियोजना से पीछे हटना दिखाता है कि पैसे की बात आने पर अटूट दोस्ती भी टूट सकती है। इतना ही नहीं, ये पाकिस्तान के लिए किसी एक रणनीतिक साझेदार पर निर्भर रहने की मुश्किल को भी उजागर करता है। हालांकि ML1 परियोजना से चीन का निकलना CPEC की समाप्ति नहीं है, लेकिन इससे इसकी गति धीमी हुई है। अब ADB के साथ काम करने का फैसला भविष्य की परियोजनाओं के लिए नया रास्ता खोल सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकवाद की मार से कोई सुरक्षित नहीं है, फिर चाहे पाकिस्तान के अपने नागरिक हो या उसके सबसे अच्छे दोस्त चीन, या यूं कहे कि चीन के वो नागरिक जो पाकिस्तान की परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, कोई नहीं बच पा रहा। जी हाँ, पाकिस्तान की शहबाज सरकार चीन को उसके नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रही है, जिस पर SCO समिट और परेड में शामिल होने गए शहबाज शरीफ को भी जिनपिंग ने घेर लिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को पाकिस्तान पर चीनी नागरिकों की सुरक्षा कड़ी करने का दबाव डाला। दोस्तों ये नागरिक वो हैं जो पाकिस्तान में अरबों डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। पिछले सालों में कई बार चीनी नागरिक आतंकवादी हमलों के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वैश्विक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोले तो BRI परियोजनाओं का केंद्र बिंदु है, लेकिन देश में चीनी कामगारों की सुरक्षा को लेकर खतरे इन दोनों करीबी सहयोगियों के बीच तनाव का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों जिनपिंग पाकिस्तान के साथ कर रहा है बड़ा खेला और कैसे खींच रहा है वापस अपने हाथ पैर पाकिस्तान से। जी हाँ, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां नेपाल सरकार ने गुरुवार को ऐलान किया कि वो फेसबुक, X और यूट्यूब सहित अधिकांश प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर रही है, क्योंकि ये कंपनियां देश में आधिकारिक रूप से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जरूरी नियमों का पालन में विफल रही हैं। संचार एवं सूचना मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि नेपाल में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग 2 दर्जन प्लेटफॉर्म के पंजीकरण के लिए बार बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। समाचार एजेंसी AP के मुताबिक उन्होंने कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। हालांकि चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक, वाइबर और 3 अन्य प्लेटफॉर्म नेपाल में काम करना जारी रखेंगे, क्योंकि उन्होंने सरकार के साथ पंजीकरण करा लिया है, ऐसा कहना नेपाल का है। नेपाल सरकार सोशल मीडिया कंपनियों पर देश के अंदर एक संपर्क कार्यालय या संपर्क केंद्र स्थापित करने का दबाव बना रही है। संसद में हाल ही में एक विधेयक पेश किया गया है जो इस बात पर जोर देता है कि सोशल मीडिया को प्रबंधित, जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाए। ये प्रस्तावित कानून, जिस पर अभी पूरी तरह से बहस होनी बाकी है, उसकी मानवाधिकार समूहों ने आलोचना की है, जिनका तर्क यह है कि इसे असहमति को सेंसर करने और ऑनलाइन विरोध प्रदर्शनों को दंडित करने के लिए डिजाइन किया गया है। उनका कहना है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। अभी तक मेटा आदि सोशल मीडिया कंपनियों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोस्तों ऐसे में आप कह सकते हैं कि चीन पर काफी मेहरबान दिखाई दिया है नेपाल, जहां चीनी एप्लीकेशन को छोड़ दिया गया है। क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों, अवश्य लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत पाकिस्तान सीमा पर लगी 110 किलोमीटर लंबी फेंसिंग हुई क्षतिग्रस्त। 90 BSF चौकियां पानी में डूब गई। लगातार पंजाब में बारिश और बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। पंजाब के सभी 23 जिलों में 1400 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में है। ऐसे में पंजाब सरकार ने राज्य को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है। बाढ़ की वजह से पंजाब में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर के 110 किलोमीटर से अधिक फेंसिंग यानी बाढ़ क्षतिग्रस्त हो चुकी है और सरहद पर तैनात सीमा सुरक्षा बल्कि 90 चौकियां पानी में डूब चुकी हैं। इसके अलावा जम्मू और पंजाब दोनों ही राज्यों के बॉर्डर एरिया बाढ़ की चपेट में है। BSF की तरफ से मेगा पुनर्निर्माण अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि जम्मू और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में आई भीषण बाढ़ के कारण भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पर 110 किलोमीटर से अधिक बाढ़ फेंसिंग क्षतिग्रस्त हो गई है और सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की लगभग 90 चौकियां जलमग्न हो गई हैं। साथ ही साथ बता दें, ट्रंप का रशिया पर दबाव बनाने वाला फार्मूला, प्राइवेट आर्मी के नाम पर तैनात होंगे अमेरिकी सैनिक। बता दें, चीन और रशिया का गठबंधन देखकर डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं। रशिया के खिलाफ ट्रंप ने बड़े फैसले लेने की चेतावनी दी थी और उसका पहला अध्याय अब सामने आ भी गया है। दोस्तों ट्रंप ने रशिया पर दबाव बनाने का नया फार्मूला तलाशा है, जिसके तहत अमेरिका यूक्रेन से यूरोप तक प्राइवेट आर्मी तैनात करने की तैयारी में है। ट्रंप ने अमेरिकी व्यापार और हितों की रक्षा की दलील दी है, लेकिन इस प्राइवेट आर्मी के नाम पर रूसी बॉर्डर के
करीब ट्रंप अपनी सेना को खड़ा रखेंगे। अमेरिका के कथित प्राइवेट सैनिकों को अगर हमले में किसी तरह का नुकसान हुआ तो रशिया और अमेरिका के बीच युद्ध के हालात भी बन सकते हैं। उनकी वर्दी अमेरिकी आर्मी से अलग होगी, लेकिन हाथों में अमेरिकी हथियार ही होंगे। ट्रंप ने सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे की तर्ज पर रशिया को काबू करने का नया फार्मूला सोचा है। ट्रंप के प्लान के मुताबिक यूक्रेन में प्राइवेट आर्मी तैनात होगी, यही रशिया पर दबाव बनाने का नया आइडिया है। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी चालाकी इसी प्राइवेट आर्मी शब्द में छिपी हुई है। इस प्राइवेट आर्मी के नाम पर ट्रंप बहुत बड़ा खेल शुरू करने वाले हैं। प्राइवेट आर्मी के नाम पर ट्रंप दुनिया को क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे, लेकिन उसकी सच्चाई क्या होगी ये समझने वाली बात होगी। जो हम समझ पा रहे वो हम आपको बताते हैं। पहला संदेश तो ये होगा कि यूक्रेन में अमेरिका कभी सेना नहीं भेजेगा, जबकि सच्चाई ये होगी कि यूक्रेन में प्राइवेट आर्मी के नाम पर सैनिक अमेरिकी ही रहेंगे। दूसरा संदेश ये कि प्राइवेट आर्मी अमेरिकी संपत्तियों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि रशिया यूक्रेन पर बड़े हमले नहीं कर सकेगा। तीसरा संदेश हमारे हिसाब से ये होगा कि प्राइवेट आर्मी अमेरिका के लिए काम करेगी, लेकिन सच्चाई ये रहेगी कि प्राइवेट आर्मी यूक्रेनी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। संदेश ये रहेगा कि यूक्रेनी सीमा पर प्राइवेट आर्मी बेस बना रही है, लेकिन सच्चाई ये होगी कि ये बेस भविष्य में यूक्रेन की सुरक्षा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इस प्लान को यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रखना चाहते हैं। ट्रंप ऐसी तैनाती यूरोप में भी करने वाले हैं, खासकर बाल्टिक देशों में भी अमेरिका प्राइवेट आर्मी भेजने की तैयारी में है। रूस खुलकर इसका विरोध ना करे, इसके लिए ट्रंप अलग अलग तरह का तर्क दे रहे हैं, लेकिन इस प्राइवेट आर्मी के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा खेला खेलने जा रहे हैं। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन रशिया इतना समझदार है कि ट्रंप की इस चाल को 2 सेकंड में समझ सकता है। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर तबलीगी जमात प्रमुख मौलाना साद को मिली बड़ी राहत। दिल्ली पुलिस ने दे दी क्लीन चिट। दोस्तों तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद पर साल 2020 में कोविड के दौरान महामारी फैलाने का आरोप लगा था, जिसके बाद काफी हंगामा मचा था और मौलाना के खिलाफ हजरत निजामुद्दीन पुलिस थाने में तत्कालीन इंस्पेक्टर ने FIR दर्ज करवाई थी। इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया था कि लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करते हुए मौलाना साद ने सोशल मीडिया के माध्यम से तबलीगी जमात के साथियों को देश विदेश से बुलाकर निजामुद्दीन मरकज में जमा किया था। अब करीब 5 साल की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद को पाक साफ बताया है। पुलिस का कहना है कि मौलाना के जब्त किए गए लैपटॉप में जो बयान रिकॉर्ड हुए हैं उनकी जांच की गई थी। इन बयानों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया। उनके सभी बयान इस्लाम धर्म से जुड़े निकले हैं, जिसमें मौलाना साद मुसलमानों को बुरी बातों से रोकते हुए अच्छी बातों पर अमल करने के लिए कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम ये खबर आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस खबर को हमने काफी टाइम पहले कवर किया था। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर क्या सोनिया गांधी पर होगा FIR। आरोप जालसाजी से वोटर लिस्ट में जोड़ा गया नाम। 10 सितंबर को कोर्ट में होगी सुनवाई। बता दें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आपराधिक शिकायत दायर की गई है, जिसमें उनके भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले मतदाता सूची में नाम शामिल होने के आरोप में FIR दर्ज करने की मांग की गई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने गुरुवार कुछ देर तक मामले की सुनवाई की और कहा कि मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। विकास त्रिपाठी नामक व्यक्ति की तरफ से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वो अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनी थी। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, GST रिफॉर्म पर क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कहा कांग्रेस ने तो बच्चों की टॉफी तक पर लगा दिया था 21% का टैक्स। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को कहा कि GST सुधार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले के लागू होने तारीख की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सरलीकृत GST व्यवस्था 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से ही लागू हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता था। उन्होंने कहा कि बच्चों की टॉफी तक पर कांग्रेस सरकार 21% टैक्स लगाती थी। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था ये कोई भूल नहीं सकता। टूथपेस्ट, साबुन, बालों के तेल, इन पर 27% टैक्स, खाने की प्लेट, चम्मच आदि पर 18 से 28% टैक्स लगता था। रोजमर्रा की हर चीज पर कांग्रेस के जमाने में इतना सारा टैक्स लगता था। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। पता नहीं उस समय आप लोगों का अखबार में ध्यान गया होगा या नहीं, पता नहीं। मोदी ने किया होता तो बाल नोच लेते। साइकिल पर भी 17% टैक्स लगता था। सिलाई मशीन पर 16% टैक्स लगता था। मिडिल क्लास के लिए घूमना फिरना सब कांग्रेस ने मुश्किल कर दिया था। उन्होंने GST रिफॉर्म पर आगे कहा कि अगर मैं सार बताऊं तो कह सकता हूं कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। टैक्स सिस्टम सिंपल हुआ, भारत के नागरिक की क्वालिटी लाइफ बढ़ेगी, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्ट मिलेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा और विकसित भारत के लिए राज्य और केंद्र की साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, वाकई में अगर आप भी
भी भारत की मोदी सरकार के इस 5% और 12% वाले जीएसटी स्लैब से वाकई में खुश हैं तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। जो नाराज है वो भी बताइएगा कि आपको क्या दिक्कत है। आशा करते हैं आप कमेंट में बताएंगे दोस्तों कि ये फैसला सही है या गलत। इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर जैसी भी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।